हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल विद्यापीठ पर स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स से आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के जो अधिकार संबंधी जो विधेयक था, वहां से हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से। ठीक है जी। और इनकी चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक की गई है। 12 से 35 तक आर्टिकल मतलब अनुच्छेद में की गई है, जिसमें 32वां जो अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद? 32। क्या दिया गया है इसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। किससे है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। आदर्शों की उन्नति से। कौन से आदर्श? लोकतांत्रिक आदर्श। ठीक है जी। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और कठोर नियम, जो राज्य के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनमें से जो कठोर नियम है, उनसे देश के नागरिकों की आजादी की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। इसीलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया? मैग्ना कार्टा शब्द आपका इंग्लैंड से आया है। कहाँ से आया है? इंग्लैंड से। मैग्ना कार्टा एक्चुअली इंग्लैंड में वह एक तरह का दस्तावेज है जो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। और इस दस्तावेज में इंग्लैंड के नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, यानी कि मूल अधिकारों से रिलेटेड है। इसीलिए पार्ट 3 को, यानी कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं भारत के संविधान में? भारत के संविधान में प्रारंभ में 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में एक मूल अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 31 के अनुसार आधार पर जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, वह अधिकार समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो अब ये क्या बन गया है? संपत्ति का अधिकार क्या बन गया वर्तमान में? कानूनी अधिकार। और जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार। तो 7 में से एक तो कम हो गया। अब कितने रह गए वर्तमान में? 6। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकारों की चर्चा दी गई है 12 से 35 के बीच में। 12 से 35 के बीच में। तो 12वां जो अनुच्छेद है वो किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 12 है, उसमें दिया गया है आपका राज्य की परिभाषा, कि राज्य किसे कहेंगे, राज्य की परिभाषा। ठीक है। और 12 के अनुसार राज्य क्या हो जाए? केंद्र सरकार और संसद। दूसरा, राज्य सरकार और विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि विधान सभाएं। दूसरा क्या हो जाएगा? राज्य सरकार और विधान सभाएं। तीसरे पे आ जाता है आपका स्थानीय प्राधिकार। कौन से? लोकल बॉडीज, स्थानीय प्राधिकार। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी आपकी? पहला तो आ जाएगा नगर पालिका, दूसरा आ जाता है आपका पंचायतें, और तीसरा आ जाता है आपका सुधार बोर्ड। ठीक है, ये तो 12 की बात हो गई। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 13 में क्या है? विधि। मूल अधिकारों से संगत विधियां। इसमें दिया गई है विधि, कि विधि किसे कहेंगे। संविधान के प्रारंभ की सारी जो विधियां, संविधान कब लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 के पूर्व की जो विधियां थी, वह उस मात्रा में असंगत होंगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का हनन करती होंगी। क्या हो जाएंगी? असंगत हो जाएंगी, यानी कि असंगत। किस मात्रा में? जो भी कानून थे 26 जनवरी 1950 तक, वह उस मात्रा तक असंगत हो जाएंगे जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का हनन करेंगे। तो 13वें में क्या दिया गया है? विधि। 12वें में है राज्य की परिभाषा। राज्य क्या हो जाएगा?
केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानसभाएं। तीसरे पे स्थानीय प्राधिकार हो जाएंगे, जैसे नगर पालिका हो गई, पंचायतें हो गई, सुधार बोर्ड हो गए आपके। और 13वें अनुच्छेद में क्या दिया गया है? विधि। विधि क्या हो जाएंगी? एक तो स्थायी विधि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। कौन सी आ जाएगी? स्थायी विधि। ये कहाँ से पारित होगी? संसद से और राज्य विधानमंडल से। तो संसद और राज्य विधानमंडल से पारित विधियां आ जाएंगी। दूसरा है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में कौन सी आ जाती हैं? जैसे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वह आ जाएंगे अस्थायी विधि में। अगर अन्य की बात करें तो अन्य विधियों में क्या आ जाएंगी? आपके अध्यादेश हो गए, आदेश हो गया, नियम हो गया, कोई उपविधि हो गई, विनियम हो गया, या फिर कोई अधिसूचना, ये सब क्या आ जाएंगी? अन्य विधियां। तो विधि कितने तरह की हो गई? स्थायी विधि, अस्थायी विधि और अन्य। तो स्थायी विधि में कौन कौन सी विधियां आ जाएंगी? संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। और अस्थायी में राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी करके जो विधि बनाई जाती है वो अस्थायी विधि कहलाती है। अन्य में आपका आदेश हो गया, किसी ने दिया है, किसी गवर्नमेंट बॉडी ने। नियम हो गया, कोई नियम है। विनियम, कोई अधिसूचना अगर कोई सरकार जारी करती है, कोई राज्य जारी करता है, तो वो सब अन्य विधियां आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार मूलतः 7 तरह के थे, जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन छठा वाला खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 के तहत जो हमको राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया था, किसके तहत? 31 के तहत। इसको समाप्त करके इस समय वर्तमान में क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। तो ये इस समय कानूनी अधिकार बना दिया गया है आपका। 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा संविधान में 14 से लेके 18 तक की गई है। समानता का अधिकार। दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसकी चर्चा 19 से 22 तक की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, किस तरह की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तीसरा है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और इनकी चर्चा दी गई है 23 से 24। ठीक है। फिर चौथे पे है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन से क्या हो गया? धर्म, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा दी गई है आपका 25 से 28 तक में। मतलब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी मतलब मान्यता के अनुसार स्वीकार कर सकता है। और 5वां दिया गया है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को, उनकी चर्चा की गई है। और ये कहाँ तक, किस में है, अनुच्छेद में है इनकी चर्चा? 29 और 30 में। ठीक है। और 7वां जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 32 में। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि तीसरा पार्ट, जिसे कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसमें हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। वर्तमान में 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है कल्चरल, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करते हैं हम समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार के अकॉर्डिंग क्या है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? द स्टेट सेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। किसी भी नागरिक को राज्य के द्वारा विधियों के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा कि वह किस जगह पैदा हुआ है, यानी कि उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है,
उसका मूल वंश क्या है या उसका धर्म क्या है। तो अनुच्छेद 14 हमको ये अधिकार देता है कि भारत के किसी भी नागरिक को राज्य के द्वारा विधि के समक्ष समता यानी कि और विधियों के समान संरक्षण से इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि उसका जन्म स्थान क्या है, उसका जाति क्या है, वह पुरुष है या महिला है या ट्रांसजेंडर है या फिर उसका धर्म क्या है, उसका मूल वंश क्या है। इनमें से किसी भी आधार पर भारत के किसी भी नागरिक को राज्य विभेद नहीं कर सकता। मतलब हर एक नागरिक के लिए लागू होने वाला कानून समान है, विधि के समान। विधि मतलब कानून। हर नागरिक के लिए कानून समान है और प्रत्येक नागरिक को विधियों का जो समान संरक्षण है, हर नागरिक को कानून के अकॉर्डिंग दिया गया जो संरक्षण है वो प्रत्येक नागरिक को इक्वल तरह से दिया जाएगा। तो इसकी बात कौन करता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 करता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ इस आधार पर विभेद नहीं कर सकता कि उसका मूल वंश क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है, उसका लिंग क्या है और उसका धर्म क्या है। इनमें से किसी भी आधार पर राज्य विभेद नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स in matters relating to employment or appointment to any office under the state। अनुच्छेद 16 कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब प्रत्येक नागरिक के लिए जो अवसर की जो समानता है लोक नियोजन के विषय में। लोक नियोजन के विषय कौन से हो जाएंगे? जिनका निर्माण अंडर द स्टेट, राज्य के अधीन किया गया है। तो राज्य के अधीन ऐसे किसी भी विषय पर भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और उन नागरिकों को इस आधार पर प्रतिवेदन नहीं किया जाएगा कि उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, मूल वंश क्या है, जन्म स्थान क्या है, निवास क्या है और उनका उद्भव कहाँ से है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 17 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिया गया है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत राज्य में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में जो आचरण है वो निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी कोई भी निर्योग्यता को लागू करना क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा, जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधि मतलब कानून, कानून के अनुसार दंडनीय होगा। तो अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का पूरी तरह से उन्मूलन किया जाता है। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स, मतलब उपाधियों का अंत, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, मतलब सैनिक और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा हर प्रकार की सम्मान का रोक लगाई जाती है। ठीक है, यानी कि राज्य के अधीन सेना या विधि, विद्या, शिक्षा से संबंधित सम्मान के सिवाय राज्य कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा और ना ही भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करेगा। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट या उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या आ गया? राइट टू इक्वलिटी जिस अनुच्छेद 14 से 18 तक
समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे ही 15 के अकॉर्डिंग किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 16 के अकॉर्डिंग भारत के प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्राप्त है। 17 में भारत के किसी भी नागरिक के साथ अस्पृश्यता का पूरी तरह अंत किया जाता है। और 18वें में सैन्य और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज्य किसी भी अन्य तरह की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। हमारे चैनल विद्यापीठ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।